देशवासियों के लिए आज का दिन भारत की शक्ति का एहसास करके गौरव से भर जाने का दिन है। आज भारत की शक्ति को दुनिया ने देखा। देश की मोदी सरकार ने अपनी कूटनीति के दम पर नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये वो लोग कह रहे हैं जिन्हें आज से कुछ महीने पहले किसी दूसरे देश में फांसी की सजा सुना दी गई थी। आपको याद होगा कि हमने अपने शो डीएनए में सबसे पहले कतर में फांसी की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की खबर दिखाई थी, जिन्हें तथाकथित जासूसी के एक आरोप में कतर में 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था और एक तरफा कार्रवाई करते हुए उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। उस वक्त देश के कुछ लोगों ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों को सुनाई गई सजा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार पर कुछ ना करने का आरोप लगाते हुए कटाक्ष किए थे। तब यही कहा जा रहा था कि भारत सरकार वैश्विक कूटनीति में कमजोर है, वो अपनी सेना के पूर्व सैनिकों को नहीं बचा पाई। लेकिन अफसोस, आज देश के वही कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी, डिजाइनर पत्रकार और मोदी विरोधी मानसिकता से पीड़ित लोग शर्म से भरे हुए हैं, क्योंकि भारत सरकार अपनी कूटनीति के दम पर कतर में फंसे अपने 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा करवा चुकी है। 8 पूर्व नौसैनिकों में से 7 तो आज सुबह भारत लौट भी आए हैं, जबकि एक जल्द ही भारत वापस आ जाएंगे। यहां आने के बाद इन पूर्व नौसैनिकों ने जो कहा है वो देश के विपक्ष और मोदी विरोधी मानसिकता से ग्रस्त लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। कतर से लौटकर भारत आ चुके इन पूर्व नौसैनिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। इनकी बातों से भारत सरकार की कूटनीतिक जीत का पता चलता है। जिन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को कतर से भारत लाया गया, वो 30 अगस्त 2022 से ही कतर की जेल में बंद थे। ये लोग अल धैरा ग्लोबल नाम की एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते थे। ये कंपनी कतर की नौसेना के लिए विशेष सबमरीन प्रोग्राम से जुड़ी थी। कतर ने इस कंपनी को बंद करने का आदेश देकर 75 में से 8 भारतीयों को रोक लिया था। ये सभी भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी थे। आरोप ये लगाए जा रहे थे कि सबमरीन प्रोग्राम से जुड़ी जानकारी इजराइल को भेजी गई, लेकिन आधिकारिक रूप से कभी कुछ नहीं कहा गया। इस मामले में कतर ने एक तरफा कार्रवाई ही की थी। 30 अगस्त 2022 में इन लोगों की गिरफ्तारी की बात को कतर ने 1 महीने तक छिपाए रखा था। सितंबर 2022 में भारत सरकार को यह पता चला कि उसके 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक कतर की जेल में बंद हैं। दरअसल बात हमारी नौसेना से जुड़ी थी, इसीलिए भारत सरकार ने इस मामले पर गंभीरता से काम करना शुरू किया। 3 अक्टूबर 2022 को पहली बार इन 8 पूर्व नौसैनिकों को काउंसलर एक्सेस दिया गया। हालांकि इस मामले में 29 मार्च 2023 से कतर की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 7 सुनवाइयों के बाद 26 अक्टूबर 2023 को मौत की सजा सुना दी गई थी। 9 नवंबर 2023 को भारत ने मौत की सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। 23 नवंबर को कोर्ट ने मौत की सजा के खिलाफ भारत की अपील को स्वीकार किया था। 28 दिसंबर को कोर्ट ने मौत की सजा टालकर अधिकतम 25 वर्ष की सजा देने का फैसला सुनाया था। मौत की सजा को कारावास में बदलने के बाद भी भारत सरकार ने नए सिरे से इस मामले को लेकर अलग अलग कोर्ट में अपील शुरू की थी। हालांकि भारत के पास कतर के अमीर यानी शासक शेख तमीम बिन हमाद अल थानी एक उम्मीद थे, क्योंकि अल थानी के पास सजा माफ करने का अधिकार था। इसी बीच 1 दिसंबर 2023 को दुबई में COP 28 की बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी की मुलाकात हुई थी।
माना जा रहा था कि इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 पूर्व नौसैनिकों के मामले को उनके सामने रखा था। किसी दूसरे देश में फंसे पूर्व नौसैनिकों की रिहाई प्रधानमंत्री के दखल के बिना संभव नहीं हो सकती थी। अब माना यही जा रहा है कि इस मुलाकात ने ही अपना असर दिखाया है। कहा जा रहा है कि कतर के अमीर के दखल के बाद ही 11 फरवरी की रात को भारतीय पूर्व नौसैनिकों को कतर की जेल से भारतीय दूतावास भेजा गया। इसके बाद तुरंत ही इनको वापस भारत भेज दिया गया। कतर के इस कदम को वैश्विक राजनीति में भारत की मजबूत स्थिति का असर भी माना जा रहा है। जानकार मानते हैं कि कतर को भारत के बढ़ते कद का अंदाजा है। शायद इसी वजह से वो भारत से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता है। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉरेन मिनिस्ट्री की, भारत की। जब से ये खबर बाहर आई थी तब से लगातार फॉरेन मिनिस्ट्री बहुत एक्टिव थी। फिर उसके बाद ये जब प्रधानमंत्री की स्वयं मीटिंग हुई कतर के अमीर से, तो ये बात तय हो गई थी कि अब जल्दी ही छूट जाएंगे। प्रधानमंत्री का पर्सनल संबंध भी है उनसे, और फिर उसके बाद वहाँ जा भी चुके हैं। हमारे मिलिट्री टाइज भी हैं, उनके साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस भी हुई हैं। और फिर ये है कि वहाँ भारत की नेवी भी विज़िट करेगी, वहाँ के ऊपर करती है। तो इस तरह से मल्टीपल रिलेशन है, ट्रेड और कॉमर्स के अलावा हमारे उनके साथ जो संबंध है। मोदी कार्यकाल के पिछले 10 वर्षों में ऐसे कई मौके आए हैं जब विदेश में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने में मोदी सरकार कामयाब रही है। हालात चाहे जैसे भी रहे, वजह चाहे आतंकी घटनाएं हो या फिर युद्ध की स्थिति ही क्यों ना हो, मोदी सरकार ने हर बार अपने नागरिकों को मुहिम चलाकर बचाया है। दूसरे देशों में फंसे भारतीय ही नहीं, जब नरेंद्र मोदी वर्ष 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब केदारनाथ आपदा के समय अपने राज्य के 153 लोगों को बचाने के लिए चार्टर प्लेन का इंतजाम करवाया था। उस वक्त एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपने राज्य के लोगों की मदद को लेकर गंभीर नजर आए थे। अब जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो यही काम वो अपने देश के लोगों के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं लेकिन बारंबार दिखाया है कि उनके कार्यकाल में वे केवल प्रधानमंत्री नहीं हैं, वे प्रधान सेवक हैं, वे प्रधान रक्षक हैं। और चाहे यूक्रेन के युद्ध के समय में हो, जब भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस लाया गया, चाहे अनेक ऐसे घटनाएं 10 साल में हुई हों जहां एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने की बीड़ा और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सफलतापूर्वक संभाली गई है। ये एक और उदाहरण है उसी एक जिम्मेवारी का, उसी एक भावना का। भारत सरकार की वैश्विक कूटनीति भले ही देश के विपक्ष को पसंद ना हो, लेकिन ऐसा कई बार हो चुका है जब भारत सरकार अपने लोगों को खराब से खराब हालात में भी भारत वापस लेकर आई है। हम आपको बारी बारी उन ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे जिनमें विदेश में फंसे भारतीयों को देश वापस लाया गया है। लेकिन इस मुहिम को लेकर जनता के विश्वास से जुड़ा एक ट्वीट हम आपको दिखाना चाहते हैं। यह ट्वीट देश की पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने किया था। यह हंसी मजाक में किया गया एक ट्वीट था जिसमें सुषमा स्वराज ने किसी व्यक्ति को जवाब दिया था कि अगर वो मंगल ग्रह पर भी फंसे तो भारतीय दूतावास उनकी वहां पर मदद करेगा। दरअसल देश की जनता विदेश में फंसे भारतीयों को बचाने में भारत सरकार की गंभीरता से बहुत खुश थी। वो भारतीय दूतावासों और विदेश मंत्रालय की तत्परता से गौरवान्वित थी। भारतीय व्यक्ति विश्व के चाहे किसी भी कोने में हो, अगर वो किसी मुसीबत में है और वो भारत सरकार से मदद की गुहार लगाता है तो उसको मदद जरूर मिली है। हम आपको इसके कुछ उदाहरण देते हैं। वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ को 1 महीना भी नहीं हुआ था, तब यह खबर आई कि भारत के 46 स्वास्थ्य कर्मी इराक में बंधक बना लिए गए हैं। उस वक्त इराक में आईसिस आतंकवादियों का राज था। आपको याद होगा कि वर्ष 2014 में आईसिस बड़ी तेजी से इराक और सीरिया में फैलता जा रहा था। उस दौरान आईसिस ने इराक और सीरिया में काम कर रहे सैकड़ों विदेशी नागरिकों को बंधक बनाया हुआ था। वो आए दिन किसी ना किसी विदेशी नागरिक को कैमरे के सामने मारकर
दुनिया में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। विश्व के कई शक्तिशाली देश आईसिस से अपने नागरिकों को नहीं बचा पाए थे, लेकिन जुलाई 2014 में भारत ने अपने सभी 46 स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षित निकाल लिया था। उस वक्त मोदी सरकार में विदेश मंत्री के पद पर स्वर्गीय सुषमा स्वराज ही थी। इसके बाद वर्ष 2015 में एक बार फिर यमन के गृह युद्ध में हजारों भारतीय फंस गए थे। यमन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन राहत चलाया था। इस ऑपरेशन में यमन से 6,710 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। इनमें 4,748 भारतीय नागरिक और 1,962 विदेशी नागरिक थे। विदेशी नागरिकों में श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिक भी शामिल थे। यानी भारत ने यमन के गृह युद्ध से न सिर्फ अपने नागरिकों को बचाया, बल्कि मानवता धर्म निभाते हुए अपने पड़ोसी देशों के नागरिकों को भी बचा लिया था। वर्ष 2016 में साउथ सूडान में गृह युद्ध भड़क गया था। सैकड़ों भारतीय इसमें फंस गए। इन्हें बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन संकट मोचन चलाया था। इसके तहत सिर्फ 48 घंटे में 150 भारतीयों को साउथ सूडान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। फरवरी 2019 में हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक आपको याद होगी। इस स्ट्राइक के अगले दिन पाकिस्तान के विमान हमले के इरादे से भारतीय एयर स्पेस में आ गए थे। इस पर भारतीय वायुसेना ने एक्शन लिया था। इस एक्शन में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन इनके विमान की पाकिस्तान में ही क्रैश लैंडिंग हो गई थी। अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में थे। उस वक्त पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल था। वो इस बात से डरे हुए थे कि अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा गया तो मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकती है। पाकिस्तानी संसद में भी यह बात कही गई थी। इसी डर की वजह से कब्जे के 48 घंटे के अंदर ही अभिनंदन को पाकिस्तान ने छोड़ दिया था। वर्ष 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां काम कर रहे सैकड़ों भारतीय असुरक्षित महसूस कर रहे थे। इन भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन में 669 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था। इनमें 448 भारतीय नागरिक थे। इसी तरह से वर्ष 2021 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। उस वक्त यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय मौजूद थे। इनमें 18,000 के करीब तो भारतीय छात्र थे जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे। खराब होते हालात के बीच यूक्रेन से विदेशी नागरिकों का निकलना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन ऐसे हालात में भी भारत सरकार ने 80 से ज्यादा उड़ानों के जरिए भारतीय लोगों को यूक्रेन से निकाला था। ये सभी उड़ानें यूक्रेन के आसपास के देशों जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया में भी थी। इन सभी देशों में राहत कैंप भी लगाए गए थे। यूक्रेन के शहर सुमी से तो भारतीय छात्रों को निकालने के लिए एक खास कॉरिडोर भी बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर यह कॉरिडोर खुलवाया था। उस वक्त रूस की सेना भारतीय तिरंगा देखकर बस और गाड़ियों को इस कॉरिडोर से सुरक्षित गुजरने देती थी। यही नहीं, यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी छात्रों ने भी भारतीय तिरंगा दिखाकर इस कॉरिडोर का लाभ उठाया था। पूरी दुनिया ने तब भारत तिरंगे की शक्ति का एहसास किया था। कई रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि कतर ने एक खास वजह से भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को छोड़ा है। कहा यह जा रहा है कि कतर और भारत के बीच करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए की LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस की डील साइन हुई है, जिसमें भारत कतर से बड़ी मात्रा में LNG खरीदेगा। इसी डील के साइन होने की वजह से कतर ने भारतीय नौसैनिकों को छोड़ दिया है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनको हम कुछ बताना चाहते हैं। भारत और कतर के बीच हुई LNG की डील कोई नई डील नहीं है, बल्कि यह पुराने समझौते का विस्तार है। भारत और कतर ने वर्ष 1999 में ही 25 वर्ष के लिए LNG खरीद की एक डील साइन की थी, जिसकी डिलीवरी वर्ष 2004 से शुरू हो गई थी। यह डील 2029 तक चलनी थी। अब इस डील का विस्तार करते हुए 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही भारत ने क्लीन एनर्जी की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने इस डील का विस्तार मौजूदा कीमतों से भी कम दाम पर किया है। तो अगर कोई यह कहता है कि एक डील की वजह से भारतीय नौसैनिकों को छोड़ा गया है, तो यह उनकी भूल है। एक वक्त था
जब अमेरिका के विषय में हम भारतीय सोचते थे कि दुनिया के किसी कोने में अगर किसी अमेरिकी नागरिक को मदद चाहिए तो अमेरिका पूरा जोर लगाकर उसे बचाता है। यह भी कहा जाता था कि अगर किसी अमेरिकी नागरिक को किसी अन्य देश में कुछ हो जाता है तो अमेरिका उस देश के खिलाफ कड़े एक्शन लेता है। आज भारत दुनिया की ऐसी सॉफ्ट पावर बन गया है जिसकी शक्ति उसके पड़ोसी ही नहीं बल्कि दूर बैठे देशों के शासक भी जानते हैं। वो ये जानते हैं कि भारत दुनिया की महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और उससे संबंध बिगाड़ना ठीक नहीं होगा। Zee News।